आइए आज हम समझते हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे शरीर में कहीं कट फट गया या फिर कोई बड़ा सा घाव है तो उस घाव के जगह पे, उस कटे हुए जगह पे नई चमड़ी की नई परत कहाँ से आती है? आखिर कौन लाता है इसको? तो इसी का कारण है सेल डिवीजन। यानी कि हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन, कोशिका का टुकड़ा यानी कि कोशिकाओं को टूटने की क्षमता, कोशिका जितना तेजी से विभाजित होगी, हमारा घाव या फिर हमारे कटे फटे जो जगह होंगे वह जल्द ही ठीक होंगे। लेकिन किसी किसी के शरीर में ऐसा नहीं होता है। किसी किसी के शरीर में घाव बहुत ही पुरानी है, ठीक नहीं हो पाती है, या फिर कट गया है जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि उसके शरीर की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम की कमी है, यानी कि सेंट्रोसोम आसानी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सेल डिवीजन का होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ये सेल डिवीजन बहुत ही अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर के बाहर ना बड़ा सा मासा आ जाता है, ईला आ जाता है, और सेल डिवीजन की वजह से ही किसी किसी के शरीर में 6 गो अंगुली आ जाती है। यानी कि सेल डिवीजन हमारे लिए लाभदायक तो है लेकिन साथ ही साथ हानिकारक भी है। अगर यह कोशिका का विभाजन शरीर के बाहर होता है तो इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे अगर आपके शरीर में कहीं मासा हो गया, कहीं तिल हो गया, या फिर 6 गो अंगुली हो गया, तो इससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही कोशिका का विभाजन अगर आपके शरीर के अंदर हो जाए, जैसे स्टोमच में हो जाए, फेफड़ा में हो जाए, हार्ट में हो जाए ना, यहाँ पे लंग्स में हो जाए, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एंड इसके लिए आप लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसीलिए कोशिका का विभाजन डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, आज हम इसी कोशिका के विभाजन के बारे में समझेंगे कि आखिर इसी कोशिका के विभाजन की वजह से ही हम अपनी अगली पीढ़ी को जन्म दे पाते हैं। यानी कि कोशिकाओं के टूटने के वजह से ही हम अपनी नई पीढ़ी को आसानी से वहाँ पे ना जन्म दे सकते हैं। अब देखिए, कोशिका का जो विभाजन होता है यानी कि जो सेल डिवीजन होता है, यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले कि जो हमारे शरीर में हुआ यानी कि हमारे जंतुओं के शरीर में कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। और वहीं अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पादपों के शरीर में यानी कि पेड़ पौधों के शरीर में कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो यहाँ पे करता है सेल प्लेट। यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन करता है सेंट्रोसोम, और पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन करता है सेल प्लेट। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, कोशिका का विभाजन होता है 3 प्रकार से। पहला होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री और तीसरा होता है अर्धसूत्री। पहले हम इन दोनों के बारे में समझते हैं, उसके बारे में हम लोग असूत्री के बारे में बाद में समझेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन को होना बहुत ही जरूरी है। अगर यह सेल डिवीजन नहीं होगा तो फिर हमारे घाव ठीक ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे कितनी जल्दी नई परत आती है चमड़ी की, इसको बताने का काम करता है सेल डिवीजन, इसको भरने का काम करता है सेल डिवीजन। इट मीन्स कि सेल डिवीजन का होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन वह एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, यही कोशिका का विभाजन होता है 3 प्रकार से। पहला असूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। असूत्री को इंग्लिश में एमीटोसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, ये जो अर्धसूत्री होता है इसमें कोशिकाएं ना 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसे एक हमारी पहले से कोशिका है और जो हमारे शरीर में पहले से कोशिका है उसको हम लोग बोलते हैं मदर सेल, यानी कोशिकाओं की माँ। और ये कोशिका आगे जा करके अगर इसमें सेल डिवीजन होता है तो यह 2 भागों में बढ़ जाती है। इस कोशिका में जितने अंग होंगे, जैसे इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, जितना इसमें पार्ट होगा वे सभी पार्ट इसमें भी होंगे ना। ये जो होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें भी, इसमें देखिए न्यूक्लियस एक था, क्योंकि सेल इसमें एक था, यहाँ पे सेल 2 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस भी आप लोग को 2 देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी मदर सेल से कोई कोशिका टूटती है तो टूटने वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। यानी कि जब भी मदर सेल से आप लोगों को कोई भी कोशिका टूटती हुई दिखने को मिली तो इट मीन्स कि उसमें कोशिका का विभाजन यानी कि मदर सेल से जो नई कोशिका बनी है उसको हम लोग डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो असूत्री विभाजन है यानी कि ये जो एमीटोसिस है, यह हम लोगों के शरीर में नहीं होता है। ठीक है, यह होता है उनके शरीर में जिन जीवों को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कोई भी वायरस हो गया, कोई भी जीवाणु हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन सभी के शरीर में यानी कि वे जीव जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं उन सभी जीवों के शरीर में होता है असूत्री विभाजन यानी कि एमीटोसिस। और उन जीवों को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। आप लोगों को डे 1 से हम बताते आ रहे हैं कि जिन जीवों को हम लोग देख सकते हैं वे जीव यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। जैसे हम अपने आप को देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास के सभी जीवों को देख सकते हैं। तो जिसको आप लोग देख सकते हैं उन सभी जीवों को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक जीव कह सकते हैं। लेकिन जिन जीवों को हम लोग नहीं देख सकते हैं उन जीवों को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। और
दिखने वाले जीवों के शरीर में जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और न दिखने वाले जीवों के शरीर में होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो असूत्री विभाजन होता है ना, ये खास करके वायरस में होता है। किसमें होता है? वायरस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, कोरोना में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कौन सा विभाजन? तो असूत्री विभाजन। इससे हम लोग को उतना फायदा नहीं होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में होता ही नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो समसूत्री विभाजन है यानी कि मिटोसिस जो विभाजन है, इसी से हमारा 90% शरीर बन जाता है। यानी कि मिटोसिस से, समसूत्री विभाजन से हमारे शरीर का 90% अंग बन जाता है। जैसे अगर माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो उसके बच्चे का जो शरीर है, उस बच्चे के शरीर को बनाने में 99% योगदान किसका होता है? समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस का ही होता है। कोई घाव हो गया है, वो घाव जल्दी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी ठीक करने में किसका योगदान है? समसूत्री विभाजन का ही योगदान है। जो हमारा शरीर है वह कायिक कोशिकाओं से बना हुआ है, और कायिक कोशिकाओं के तोड़ने फोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है समसूत्री विभाजन का। ठीक है, समसूत्री विभाजन में आप लोगों को 5 अवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी, और इन 5 अवस्थाएं आप लोग एग्जाम में आसानी से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको आसानी से याद कीजिए। पहला है इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद अनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज। ये जो इंटरफेज है यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। ठीक है, कोशिकाओं को टूटने में सबसे बड़ी अवस्था यानी कि सबसे कह सकते हैं पहली अवस्था, बड़ी अवस्था है इंटरफेज। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि इसमें हमारे डीएनए का भी निर्माण होता है। जैसा कि हमने डीएनए वाले वीडियो में पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए ये दोनों ही आप लोगों को ना अनुवांशिकता के जनक बोले जाते हैं। जैसे कि हमारा शरीर कैसे बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा डीएनए का आकार प्रकार कैसा है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझिए कि इंटरफेज में डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि अगर नए शरीर का निर्माण करना है तो सबसे पहले जिस अवस्था में डीएनए का निर्माण होगा वह इंटरफेज में ही होगा, और सबसे बड़ी अवस्था हमारी होती है इंटरफेज। प्रोफेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे स्प्लिंटर फाइबर यानी कि तुर्क धागे के समान एक संरचना का निर्माण होता है। जैसे कोशिकाओं को 2 भागों में बांटना है तो एक रस्सी टाइप का बोल सकते हैं, एक रस्सी। जैसे ये आप लोग का कोशिका है, अब इसको आप लोग को 2 भागों में बांटना है तो एक रस्सी लीजिए और इसको बांध करके आप लोग इसको 2 भागों में बांट दीजिए। जब 2 भागों में बांटिएगा ना तो आप लोग इसको 2 भागों में देख सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं बलून ना, गुब्बारा वगैरह। जैसे गुब्बारा एक फुला कर को आप उस गुब्बारे को बीच से बांधिए रस्सी से, तो जब रस्सी से आप लोग बांधिएगा तो वो गुब्बारा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। तो जो बीच में आप लोग जिस रस्सी से बांधे हैं ना, उसी प्रकार से हमारी जो कोशिका है वो एक रस्सी से बंद करके 2 भागों में बढ़ जाती है। उस रस्सी को ही बोलते हैं हम लोग स्प्लिंटर फाइबर, और इसको हिंदी में तुर्क धागा बोला जाता है। तो स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण किस अवस्था में होती है, किस फेज में होती है? तो प्रोफेज में होती है। मेटोफेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्माण शुरू होता है, यहाँ पे निर्माण शुरू होता है, लेकिन स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण यहाँ पे पूरा हो चुका होता है। यानी कि धागा का निर्माण शुरू होता है किस फेज में? तो प्रोफेज में। निर्माण हो गया रहता है मेटोफेज में। ठीक है, और मेटोफेज जो कि समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अध्ययन की सुविधा के लिए कौन सी अवस्था होती है? तो मेटोफेज। ठीक है, अब देखिए अनाफेज आप लोग याद रखना पड़ेगा कि ये सबसे छोटी अवस्था होती है, जो कि सबसे बड़ी अवस्था अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की तो सबसे बड़ी अवस्था होती है इंटरफेज, और सबसे छोटी अवस्था होती है हमारी अनाफेज। ठीक है, इसमें कोशिका के जो अंग होते हैं वह अलग अलग भागों में ना, जैसे 2 भागों में बंटने के लिए रेडी हो गए रहते हैं, और वे सभी कोशिका के अंग दोनों पार्ट में आगे रहते हैं। जैसे ऊपर की ओर कुछ कोशिका के अंग आगे रहते हैं और कुछ कोशिका के अंग नीचे की ओर आगे रहते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि ऊपर और नीचे वाले जितने भी भाग होते हैं उनको बोलते हैं ध्रुव, तो कोशिकाओं के अंग ध्रुव की ओर आगे रहते हैं किस फेज में? अनाफेज में। ठीक है, अनाफेज में आप लोग यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, टेलोफेज जो कि समसूत्री विभाजन का सबसे अंतिम फेज है और सबसे अंतिम अवस्था कह सकते हैं। इसमें जो होता है स्प्लिंटर फाइबर गायब हो गया रहता है और कोशिका के सभी अंग आपस में टूट गए, मैंने बढ़ चुके रहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण शुरू होता है प्रोफेज में, शुरू होता है प्रोफेज में। ठीक है, निर्माण हो गया रहता है मेटोफेज में, निर्माण हो गया रहता है मेटोफेज में ना। स्प्लिंटर फाइबर गायब हो जाता है इसमें, टेलोफेज में। अब जब कोशिका के अंग 2 भागों में बट गए तो फिर धागे का क्या काम? कोई काम नहीं है, तो स्प्लिंटर फाइबर जो होता है वो गायब हो गया रहता है। अब हम समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के बारे में। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वह केवल जन्म के समय यानी कि कह सकते हैं संभोग के समय में काम आता है, फिजिकली अटैचमेंट के समय ही यह केवल काम आता है। बाकी ये जो समसूत्री विभाजन है यह कहने के लिए है कि ऐसे ये जो
विभाजन है समसूत्री, इसमें कोशिकाएं दो भागों में बढ़ दी जाती है, ठीक है। और गुणसूत्र भी आप लोगों को दो भागों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें केवल संभोग के समय कर सकते हैं, यानी कि जनन के समय जो हमारा स्पर्म है और जो महिलाओं का ओवम है इसी में केवल होता है अर्धसूत्री विभाजन। यह क्या है, कैसे काम करता है, पहले आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब आइए अब हम समझते हैं आखिर ये अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है और इसमें बच्चे का जन्म कैसे होता है। साथ ही हम लोग यह समझेंगे कि आखिर लड़की का जन्म कब होगा और लड़के का जन्म कब होगा, यानी कि अगर आपके गर्भ में लड़की है कि लड़का है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर मेल और फीमेल में गुणसूत्र की संख्या समान है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या समान है। हमारे शरीर में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं और महिलाओं के शरीर में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जोड़ा का मतलब होता है दो, ठीक है। अगर आप लोगों से संख्या में पूछेगा तो मेल के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 और फीमेल के शरीर में भी क्रोमोसोम की संख्या 46, ठीक है। फिजिकली अटैचमेंट के दौरान कह सकते हैं ना, फिजिकली अटैचमेंट के दौरान यानी कि जब ये दोनों आपस में संभोग करते हैं, तो संभोग के बाद जब महिला गर्भ धारण करती है तो उस टाइम पे इनकी कोशिकाएं जो होती है, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम है कह सकते हैं, क्रोमोसोम जो है यह आधी आधी पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे 46 को क्रोमोसोम हमारे मेल में है यानी कि हम में है और फीमेल में कितना है 46 को। इसको हम लोग 44 + 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग इस 46 को 44 + 2 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 46 का नाम अलग अलग है, इतना आप लोग नाम रख के क्या कीजिएगा, पूछेगा नहीं एग्जाम में आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आप लोग इसको ऐसे समझना है, ये 44 है, इसमें से आधा यानी कि 22 गो और इसमें से आधा यानी कि 22 गो, ठीक है। ये आते हैं यानी कि मेल के शरीर में से 22 क्रोमोसोम आते हैं और फीमेल के शरीर से 22 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। और ये 22 मिला करके 44 बन जाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ से 22 गो आ गया तो यहाँ पे 22 गो बचा, यहाँ से 22 गो आ गया तो यहाँ पे 22 गो बचा, ऐसा नहीं होता है बाबू, क्योंकि यहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है, कोशिकाएं दो भागों में बढ़ रही है। अब अगर एक कोशिका यहाँ पे है, जब इसको हम दो भागों में बांटेंगे तो एक यहाँ पे आएगी एक यहाँ पे आएगी, तो ये जाएगा ना फिजिकल अटैचमेंट के दौरान, और ये जो हमारा है यह पहले से जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो ये और ये हटा कहाँ, ये जहाँ पे था वहीं पे तो है, अब ये हटेगा, एक नया जब आएगा तब हटेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कोशिकाएं दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को समझना है ऐसे कि अब ये जो दो कोशिका है ना, अब ये जो दो क्रोमोसोम कह सकते हैं, मेल के शरीर में एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के शरीर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मेल के शरीर में एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल के शरीर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक। यहाँ पे ये जो आप लोग देखे हैं ना 44 में से 22 गो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से 22 गो यहाँ पे आया, ये आप लोग देखें, ये हमारा जो सेल का डिवीजन होगा ये आप लोग देखिएगा समसूत्री विभाजन हो गया यहाँ पे, यानी कोशिकाएं क्रोमोसोम जो है वो बराबर दो भागों में बट गए, तो यहाँ पे ये समसूत्री विभाजन हो गया। अब यहाँ पे होगा असूत्री विभाजन। अगर मेल के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आ गया, क्या आ गया, वाई क्रोमोसोम आ गया, अगर मेल के स्पर्म से वाई क्रोमोसोम आ गया और फीमेल के शरीर से एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 46 क्रोमोसोम। अब जब ये एक्स वाई हो गया तो हमारा जो लड़का होगा वो लड़का पैदा होगा, यानी कि बच्चा जो होगा वो बॉय होगा, मेल होगा, ठीक है। लेकिन अगर गलती से मेल के शरीर से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, अगर गलती से मेल के शरीर से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया और फीमेल के शरीर से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया, क्योंकि फीमेल में तो एक्स पहले से ही है तो एक्स ही आएगा, और मेल में से भी एक्स आ गया, तो जब ये एक्स एक्स आ गया तो जो हमारा ना बच्चा होगा वह गर्ल होगा, ठीक है, गर्ल होगी, यानी कि हम महिला एक लड़की को जन्म देगी। तो कह सकते हैं कि अगर किसी महिला की ना बार बार लड़की की जन्म ही हो रही है, जैसे बार बार, जैसे ना पहली बार में लड़की हुई, फिर लड़की हुई, फिर लड़की हुई, इट मीन्स कि महिला में कमी नहीं है, पुरुष में कमी है। इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगर किसी भी महिला के जो बच्चे हो रहे हैं केवल लड़की ही हो रही है तो महिला में कमी नहीं है, पुरुष के क्रोमोसोम में कमी है। जैसे पुरुष में अगर वाई क्रोमोसोम आता है उसके ना गर्भाशय में, तो कह सकते हैं यहाँ पे जो लड़का होगा, क्योंकि महिला में एक्स पहले से था और पुरुष पे वाई अगर आ गया तो यहाँ पे ना लड़का पैदा होगा। लेकिन अगर गलती से मेल से भी एक्स आ गया और फीमेल से भी एक्स आ गया
तो यहाँ से जो बच्चा होगा वो लड़की पैदा होगी। तो कह सकते हैं कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक रोग है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि रक्त वर्धन कह सकते हैं, उसमें ना आप लोग कलर को पहचानने में दिक्कत होगी, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। यह एक ऐसा रोग है कि आप रंगों में ना मतभेद नहीं कर सकते कौन सा कैसा रंग है। जैसे एक रंग है ब्लू, आप उसको आसानी से पहचान लेंगे कि नहीं ये ब्लू है, ठीक। लेकिन अगर आपको कोई हल्का ब्लू दे देगा ना तो फिर आप नहीं पहचान सकते। जैसे एक रंग होता है गुलाबी, तो आप गुलाबी अगर प्योर गुलाबी रहेगा तो आप उसको पहचान लेंगे। लेकिन अगर उसी जैसे ये हमारा गुलाबी है और ये हमारा हो जाएगा हल्का गुलाबी, तो फिर आप दोनों में डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। इसी रोग को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रक्त वर्धनता। यानी कि आप इसमें ना रंगों की पहचान तो करेंगे लेकिन कौन हल्का रंग है कौन गाढ़ा रंग है ये आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई हरा है, अब हरा तो जैसे घास भी होता है और हरा कपड़ा भी होता है। अगर कपड़े को हरे घास में फेंक दिया जाए तो फिर आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सा घास है और कौन सा कपड़ा है। तो ये जो रंगों के बीच में मतभेद होता है ना, इसी रोग को बोलते हैं रक्त वर्धनता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। आपको ना उन्हें रंगों को पहचानने में दिक्कत होगी। जैसे ये बोर्ड अभी व्हाइट है, तो ये इस बोर्ड की जो व्हाइटनेस है और हमारे शर्ट का जो व्हाइटनेस है ये अलग अलग है ना। अब जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग रहेगी ना वो हमारे शर्ट और इस बोर्ड को नहीं पहचान पाएगा। उसको लगेगा कि हम केवल ये हमारा ये दिखाई दे रहा है, बस खत्म कहानी। यानी कि वो नहीं पहचान पाएगा। जैसे हमारा बाल काला है और इसकी लिखावट भी ना काला है, तो ये नहीं पहचान पाएगा कि इसकी काला में क्या अंतर है और हमारे बाल के काला में क्या अंतर है। उसको ना डिफरेंट पता ही नहीं चलेगा। उसी रोग को बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस रोग। और इस रोग में जो बेसिकली ना एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। कौन सा क्रोमोसोम? तो एक्स जो हमारा क्रोमोसोम है वह हमारा क्रोमोसोम प्रभावित होता है। तो आप लोगों से ना कई बार क्वेश्चन भी पूछेंगे ऐसे कि कलर ब्लाइंडनेस रोग में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। अगर मेल से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया और फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आ गई तो जो बच्चा होगा वो हमारा लड़की होगी। लेकिन अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आ गया और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ गया तो जो बच्चा होगा वो हमारा बॉय होगा। इट मीन्स कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी महिला को बार बार लड़की ही हो रही है तो दिक्कत समस्या महिला में नहीं है, समस्या उसके पति में है। क्योंकि पति का जो क्रोमोसोम है वही अटैचमेंट नहीं कर पा रहा है अच्छी तरीके से, और पति का जो क्रोमोसोम है बार बार एक्स क्रोमोसोम ही आ रहा है, इसलिए बार बार लड़की का जन्म हो रहा है। अगर किसी भी वजह से वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है तो वहाँ पे जो बच्चे का जन्म होगा वह बच्चे को वहाँ पे जो बच्चा होगा वह बॉय होगा, यानी कि लड़का होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी सेल डिवीजन आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए